हेलो एवरीवन, वीकली राउंडअप के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 23 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच जो खबरें चर्चा में रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे उनका यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आने वाले समय में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम आज की जो हमारी इस सेशन में हम कौन कौन सी खबरों को कवर करेंगे। तो अभी हाल ही में इस पिछले सप्ताह में ही G20 शिखर सम्मेलन 2025 ये आयोजित हो चुका है। तो यहाँ पर क्या घोषणाएं की गई हैं, भारत का क्या पक्ष रहा है, इसे हम समझेंगे। इथियोपिया में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, लगभग 12,000 वर्ष बाद ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो हम ज्वालामुखी उद्गारों के बारे में समझेंगे। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाया गया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है और सोशल मीडिया से बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इस प्रतिबंध के क्या प्रभाव होंगे, इन सब की हम चर्चा करेंगे। अभी भारत सरकार द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स विनिर्माण योजना को मंजूरी दी गई है हमारे मंत्रिमंडल द्वारा। तो ये योजना क्या है और ये परमानेंट मैग्नेट्स कैसे काम करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। तो ये डिसीजन क्या है, उसके क्या मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इसको हम समझेंगे। अभी हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर के कुछ नई रिसर्च हुई है, तो उसको हम समझेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ, इसको हम समझेंगे। अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो अनुच्छेद 240 चर्चा में रहा है, यूरेनियम 238 चर्चा में रहा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 और इसके दुरुपयोग की चर्चा हो रही है काफ़ी, इसको हम समझेंगे। अभी हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया है। राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के 2030 की जो मेजबानी है वो भारत को मिली है। साथ ही अभी हाल ही में विक्रम 1 ये निजी क्षेत्र का पहला जो है लॉन्च विकल्प होने जा रहा है, रॉकेट होने जा रहा है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से ईरान की उमरिया झील जो है चर्चा में रही है, तो इसको भी हम समझेंगे। और हमारा सुर्खियों में राजस्थल इस सप्ताह का है वो है स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया की हम भौगोलिक विशेषताओं और भौगोलिक अवस्थिति को हम समझेंगे। सॉरी। अब हम अगर हमारी पहली मुख्य खबर की ओर आते हैं तो हमारी पहली मुख्य खबर बात कर रही है G20 शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर के। तो अभी दक्षिण अफ्रीका में जो G20 है उसका शिखर सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर जो जितने भी नेता थे उनके द्वारा घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। और ये अफ्रीका में होने वाला है ना, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। और इसकी जो थीम थी वो थी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, अर्थात एकजुटता के साथ, समानता के साथ रहते हुए हम सस्टेनेबिलिटी या संधारणीयता को प्राप्त करें। यहाँ पर जो यूएसए द्वारा इसका बहिष्कार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो G20 के नेता हैं उन्होंने अपनी जो घोषणा पत्र है वो जारी किया है। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट से बात करें तो हमारा GS2 का जो टॉपिक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण समझौते या करार हैं या संधियां हैं और जो प्रमुख वैश्विक समूह है उसके अंतर्गत हमारा ये टॉपिक कवर होता है। अभी आप जानते भी हैं कि 2023 में भारत के द्वारा भी G20 की मेजबानी की गई थी, तो इस पर यूपीएससी द्वारा प्रश्न भी पूछे गया है। अब हम बात करते हैं कि इस जो ये घोषणा पत्र अभी जारी किया गया है 2025 में, उसमें क्या मुख्य बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। तो जैसा वहां पर सबसे पहले बात की गई थी, सॉलिडेरिटी की बात की गई, जो थीम है, थीम में सॉलिडेरिटी की बात की गई है, तो वही यहाँ पर भी झलक रहा है कि आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता को यहाँ पर बल दिया गया है। कि जो आपदा प्रतिक्रिया है वो जन केंद्रित होनी चाहिए, जो ऋणग्रस्त देश हैं उनको समर्थन दिया जाना चाहिए और साथ ही सतत औद्योगिकरण और रोजगार पर यहाँ पर बल दिया गया है। अर्थात जो देश हैं, G20 देश हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, जिसके माध्यम से वो जन केंद्रित आपदा प्रतिक्रिया को डेवलप कर पाए। जिन देशों के ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है उनका वो समर्थन करें, साथ ही सतत औद्योगिकरण और रोजगार पर यहाँ पर बल दिया गया है। इसी प्रकार से जलवायु और ऊर्जा संक्रमण को भी बल दिया गया है। जिस प्रकार से पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों से जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था उसके स्थान पर अब नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, इसलिए जलवायु और ऊर्जा का संक्रमण यहाँ पर करना आवश्यक होगा कि अब जीवाश्म ईंधनों से आगे बढ़कर के अब नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको अपनाया जाए। और इसके लिए किसकी आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। तो वहीं यहाँ पर बात की गई है कि नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर दिया गया है। G20 महत्वपूर्ण खनिज फ्रेमवर्क का समर्थन यहाँ पर किया गया है। ये स्वैच्छिक रहेगा क्योंकि जो ये महत्वपूर्ण खनिज है ना, इन्हीं के माध्यम से जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके निर्माण में, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में इन सब की आवश्यकता होती है, तो उस पर भी यहाँ पर उसका भी समर्थन किया गया है।
इसी प्रकार से पेरिस समझौते में जो 1.5 डिग्री तक 2030 तक जो तापमान है उसको, जो औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई थी तब से लेकर के 1.5 डिग्री तक ही बढ़ने को लेकर के जो लक्ष्य रखा गया था, उसकी यहाँ पर दोबारा से पुष्टि की गई है। और साथ ही जो जैव विविधता लक्ष्य है, वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य है, उनकी भी पुष्टि यहाँ की गई है। साथ ही यहाँ पर संस्थागत सुधार की भी बात की गई है, और विशेष रूप से जो यूएनएससी है उसमें सुधार किया जाए, उसकी जो स्थायी सदस्यों की जो सिर्फ 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनमें वृद्धि की जाए, और इसमें अब अफ्रीका, एशिया और जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप उसमें देशों को वहां पर स्थान दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर उबंटू भावना की यहाँ पर विशेष बात की गई है। उबंटू भावना जो है ये अफ्रीका की एक वहाँ का जो समाज है उसकी ये व्यवस्था है, उसमें पारस्परिक जुड़ाव और साझी मानवता पर बल देने पर बात यहाँ पर की जाती है। इसी के साथ में कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए जिसमें महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पर प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। आतंकवाद के सभी रूपों और उसकी अभिव्यक्तियों की यहाँ पर निंदा की गई है। तो यहाँ पर जो थीम थी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, उसी को यहाँ पर जो घोषणा पत्र है उसके मुख्य बिंदुओं में यही हमें वो झलक उनकी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भारत के द्वारा यहाँ पर इस सम्मेलन में क्या प्रमुख विचार यहाँ पर रखे गए थे। तो सबसे पहले भारत ने बात की है वैश्विक पारंपरिक ज्ञान रिपोजिटरी की। तो इसमें क्या है कि भारत द्वारा जो सामूहिक मानव बुद्धिमत्ता है उसका उपयोग करने के लिए एक रिपोजिटरी बनाई जाए। जैसे भारत ने अपने भारत ने अपने स्तर पर तो TKDL है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई हुई है। इसी प्रकार से जो वैश्विक स्तर पर हमें जो मानव बुद्धिमत्ता है और जो हमारे पास प्राचीन ज्ञान है उसका उपयोग करना चाहिए। तो उसी के लिए एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान रिपोजिटरी बनाने की बात भारत ने की है। इसी प्रकार से अफ्रीका में स्किल्स मल्टीप्लायर की बात की गई है, अर्थात जो अफ्रीका के देश हैं और वहाँ के जो युवा हैं उन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाए, उनमें कौशल विकास किया जाए, इस पर यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें लगभग 10 लाख जो प्रमाणित प्रशिक्षक हैं उनको तैयार करना, जिससे कि वहां पर कौशल विकास को और बेहतर किया जा सके। इसी प्रकार से वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया दल बनाने की बात की गई है कि जो वैश्विक स्वास्थ्य संकट है, जैसे हमने हाल ही में देखा कोविड एक बड़ा संकट था, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी महामारियां आती हैं, बहुत सी ऐसी विषाणुजनित बीमारियां होती हैं जिनसे अफ्रीका में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वैश्विक जो स्वास्थ्य संकट है उनसे निपटने के लिए G20 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम बनाने की बात यहाँ पर भारत ने कही है। इसी प्रकार से मुक्त उपग्रह डेटा भागीदारी की बात की गई है, क्योंकि भारत द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में काफी बेहतर जो है उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। उसी के आधार पर जो कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए जो उपग्रह हैं, अलग अलग जो भारत के संचार उपग्रह ऊपर भेजे गए हैं, उनके माध्यम से हम जो डेटा प्राप्त करते हैं उनको सभी देशों के साथ, G20 के जो देश हैं उनके साथ में उसको हम साझा कर सकते हैं, जिससे कि वो सभी देश अपनी कृषि संबंधी नीतियां बनाने में, मत्स्य पालन संबंधी नीतियां बनाने में, आपदा प्रबंधन करने में उस डेटा का उपयोग वो कर पाएंगे। इसी प्रकार से भारत ने महत्वपूर्ण खनिज चक्रीयता पहल की भी बात की गई है, जिससे कि जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनका पुनर्चक्रण किया जा सके और साथ में उनकी जो आपूर्ति है उसको कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सके। इसके लिए पुनर्चक्रण, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश भारत ने की है। इसी प्रकार से मादक पदार्थ और आतंक का जो गठजोड़ है उससे निपटने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। जैसा आप जानते ही हैं कि जो अफ्रीका का पूर्वी तट है, यहाँ पर जो सोमालिया है, सोमालिया जैसा देश है, तो यहाँ पर क्या है कि मादक पदार्थों की तस्करी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है और वहां पर कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे हैं अफ्रीका में जहां पर उतनी बेहतर राजनीतिक स्थिरता नहीं है। उसी का उपयोग करके जो अपराधी हैं, अपराध करने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी करने के लिए, इसी प्रकार से आप देखते हैं बोको हराम का नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है अफ्रीका में। तो इस प्रकार से जो मादक पदार्थ और आतंकवाद जो गठजोड़ वहां पर बन गया है उसको तोड़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ही भारत और इटली ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए एक संयुक्त पहल को अपनाया है, अर्थात जो आतंकवाद का जो वित्त पोषण है ना, जो टेरर फंडिंग है, उसको रोकने का प्रयास भारत और इटली ने किया है। अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि जो G20 है, G20 कब बना था, उसके क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं। तो इसकी स्थापना 1997-98 में एशियाई वित्त संकट जो आया था उसके बाद
1999 में की गई थी। इसके अगर सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, रशिया, मेक्सिको, साउथ कोरिया, जापान, इटली, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए है ना। तो इसमें 19 देश हैं और एक दो यूनियन है, एक तो अफ्रीका यूनियन और एक यूरोपीय यूनियन। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें तो सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को आकार देने और मजबूत करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो ये सारे देश हैं ये लगभग पूरे विश्व की 2/3 पूरे विश्व की 2/3 जो जीडीपी है उसको वो यहीं से आती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है। इसके अलावा इसके अगर हम वार्षिक शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है वो हर वर्ष आयोजित होता है और उसकी अध्यक्षता चक्रीय रूप से हस्तांतरित होती रहती है। और सम्मेलन का नेतृत्व जो होता है वो तत्कालीन G20 का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। इस अध्यक्षता के लिए ट्रोइका द्वारा समर्थन इसे दिया जाता है। ट्रोइका का मतलब क्या हुआ कि G20 का जो पिछला देश था, जिस देश में अध्यक्षता थी, वर्तमान में जो अध्यक्ष है और आगामी जो अध्यक्ष होने वाला है, इन सबको मिलाकर के ट्रोइका कहा जाता है। और ये तीनों आपस में मिलकर के अपना समर्थन करते हैं जो शिखर सम्मेलन है उसके आयोजन के लिए। अभी जैसे दक्षिण अफ्रीका है के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो यहाँ पर जो इससे पहले जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, अभी दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है और आने वाला जो शिखर सम्मेलन होगा वो फिर यूएसए में होगा। हालांकि इस वर्ष जो है यूएसए ने इसको जो है बहिष्कार किया था, वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। अब G20 पर क्या प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी द्वारा, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन से चारों देश जो समूह है ये इसमें शामिल है G20 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आप हल कीजिए। इसी प्रकार से 2022 में भी प्रश्न पूछा गया है जिसमें G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही होगा, उसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा उसको आप बताइए। अब अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो अगली न्यूज बात करती है इथियोपिया में हुआ ज्वालामुखी उद्गार को लेके। तो इथियोपिया में ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ है ये हुआ है वहां के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में। तो हेली गुब्बी में ये हुआ है और ये जो ज्वालामुखी था वो लगभग 12,000 वर्ष से निष्क्रिय था, है ना। तो लंबे समय से ये निष्क्रिय था और अब जाकर के ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। और ये ज्वालामुखी उद्गार इतना बड़ा था कि इसका जो प्रभाव है वो वहां पर लाल सागर, दक्षिण एशिया तक राख का विशाल बादल फैल गया है और भारत के ऊपर भी इसका जो राख का बादल था वो छा गया था, जिसकी वजह से कई उड़ान मार्गों को बदलना पड़ा था। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे GS1 में ज्वालामुखी का जो टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये कवर हो जाता है ना। अब हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार है ये होता क्या, कैसे है और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें विवर या फिर छिद्र, छिद्र तो सिंपल जो छिद्र है, छिद्र में से मैग्मा का निकलना, या फिर जब एक लंबी पट्टी के माध्यम से, है ना, जैसे आप जो अटलांटिक महासागर में जो कटक बनी हुई है वो एक विवर है। तो वो एक लंबी पट्टी है और वहां से लगातार लावा का यहाँ पर उत्सर्जन होता रहता है। तो इसे भी ज्वालामुखी उद्गार कहा जाता है। तो 2 प्रकार से होता है, एक तो विवर के माध्यम से और एक छिद्र के माध्यम से। इसके माध्यम से गैसों, चट्टानों के टुकड़ों, पिघले हुए लावा का पृथ्वी की सतह से बाहर निकलना और वायुमंडल में उनका उत्सर्जन होना ही ज्वालामुखी कहलाता है। और ये पृथ्वी की जो मेंटल परत होती है, जो कि उसका जो कमजोर क्षेत्र होता है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपर जो परत होती है उसका जो कमजोर क्षेत्र होता है, दुर्बलता मंडल, वहां से ये जो है ये मैग्मा जो है वो निकलता है। और ये जो तरल चट्टानी पदार्थ यानी कि मैग्मा जो होता है वो ऊपर बढ़ता है और ये लगातार जो संवहनीय धाराएं होती हैं उसके माध्यम से ये लगातार ऊपर उठता है। और जो मेंटल परत है वो पृथ्वी की ठोस परत के नीचे वाली जो परत होती है, यानी कि उसका घनत्व ज्यादा होता है, तो उसको कहा जाता है मेंटल परत। मैग्मा में क्या क्या होता है, तो इसमें बहुत सी घुली हुई गैसें होती हैं, इसका दबाव बहुत अत्यधिक होता है और दबाव से मैग्मा ऊपर की ओर धकेलता है और ज्वालामुखी से बने जो विवर और क्षेत्र हैं उससे ये बाहर निकलता है। तो ये पूरी ज्वालामुखी की प्रक्रिया है कि कैसे ज्वालामुखी बनता है। अब हम बात करें कि ज्वालामुखी में जो लावा होता है, तो ये लावा 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय लावा। तो अम्लीय लावा जो होता है वो सिलिका की मात्रा वहां पर ज्यादा होती है, इसीलिए वो ज्यादा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने की वजह से
वो ज्यादा दूरी तक नहीं फैल पाता है, जिससे कि वहां पर खड़ी ढलानों का निर्माण होता है और इसे ही ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। वहीं जो क्षारीय या बेसाल्टिक लावा होता है वहां पर सिलिका की मात्रा कम होती है, जिससे ये अधिक तरल होता है और ये दूर तक फैलता है, जिससे कम ढलान वाले ज्वालामुखी बनते हैं, जिसे कि शीर्ण ज्वालामुखी कहा जाता है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले और कौन कौन से पदार्थ हैं, तो पायरोक्लास्टिक पदार्थ हैं। तो जो बहुत सी गैसें होती हैं, शिलाखंड होते हैं, उनको कहा जाता है पायरोक्लास्टिक पदार्थ। इसी जो बड़े जो पत्थर निकलते हैं उन्हें ज्वालामुखी बम भी कहा जाता है। राख और धूल जो निकलती है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन और सल्फर के जो यौगिक हैं और उनकी जो गैसेज हैं वो भी यहाँ पर निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें भी इससे निकलती हैं। अब हम बात करें कि ज्वालामुखी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम सकारात्मक परिणामों की बात करें, तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जो उसको समझने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो जैसे मैग्मा जब निकलता है, तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो लावा के रूप में, तो वो बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण करता है। तो उसके अंदर किस प्रकार के पदार्थ हैं, तो उससे पता चल पाता है कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसे बनी हुई है। इसी प्रकार से जो ज्वालामुखी बम के रूप में बड़े बड़े शिलाखंड निकलते हैं, तो उनका जो अध्ययन करके हम पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रही होगी। इसी प्रकार से ये भूतापीय ऊर्जा का भी स्रोत होता है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहां पर जो मैग्मा है या लावा है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो पृथ्वी की सतह है, ऊपर वाली जो सतह है, उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो उसके नीचे तो है। तो वो इससे प्राकृतिक रूप से बहुत से ऐसे गर्म पानी के स्थल या गर्म पानी के झरने वहां पर हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम गीजर भी कहते हैं, ना, प्राकृतिक गीजर भी उन्हें हम कहते हैं। तो वो ये भूतापीय ऊर्जा का स्रोत का काम कहीं ना कहीं करते हैं। इसी प्रकार से वायुमंडल में जो एरोसोल्स की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इससे सूर्य प्रकाश जो है वो कहीं ना कहीं कम होता है और जो तापमान है वो पृथ्वी का थोड़ा कम हो जाता है। अस्थायी तौर पर ये कम हो जाता है, लेकिन ये जो एरोसोल्स हैं ये जो वायु प्रदूषण है उसका भी ये काम करते हैं। वहीं नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बिल्कुल वायु प्रदूषण होता है, साथ ही अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि इससे सल्फर और जो नाइट्रोजन है उसके यौगिक निकलते हैं, वो गैसेस निकलती हैं, तो वो फिर अम्लीय वर्षा करती हैं। इसी प्रकार से भूकंपीय संचालन के कारण भूकंप जैसी आपदाएं भी इससे हो सकती हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जब आता है तो भूकंप भी उसके साथ साथ में आता है और इससे भूकंपीय संचालन हो सकता है। इससे जान माल की हानि की भी संभावना वहां पर रहती है। तो ये कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जीएस मतलब इसमें प्रीलिम्स 2024 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। साफ प्रश्न है कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन कौन से उत्पाद निकलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो कौन कौन से इसमें से निकलते हैं हमने अभी देखा है इसे, तो इसको आप हल कीजिएगा। सॉरी। अब हमारी अगली न्यूज की हम बात करें तो अगली न्यूज बात कर रही है हमारी, जो कहती है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है, ये प्रतिबंध लगाया गया है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में ये प्रतिबंध लगाया गया है और यहाँ पर और ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र बन गया है, पहला देश बन गया है। तो 10 दिसंबर 2025 से सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये अपने प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अकाउंट्स को ये हटा देंगे। और ऐसा नहीं करने पर इन कंपनियों को 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना इन पर लगाया जा सकता है, जो भी एक बड़ा जुर्माना है। अब एग्जाम पॉइंट से देखें तो जो हमारा GS1 में भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव या फिर बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, उसके अंतर्गत ये कवर होता है। तब इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं कि बच्चों में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर के क्या चिंताएं हैं, है ना। आप अक्सर देखते होंगे कि ये मुद्दा बार बार उठता है कि बच्चों में सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे किस प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले उत्पन्न होता है मानसिक स्वास्थ्य। तो इससे क्या होता है कि अक्सर जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया की लत उन्हें जब लग जाती है, तो इससे वो चिंता, अवसाद और कम आत्मसम्मान के लक्षण उनमें देखे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जहां पर अगर कोई बच्चा कम उम्र से सोशल मीडिया पर अगर वो लगातार बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा देखता है वो, या सोशल मीडिया पर अपने कुछ कंटेंट को वो डालता है, तो उसका जो उसको कहीं ना कहीं वो चिंताग्रस्त होने की संभावना ज्यादा रहती है, अवसाद की संभावना ज्यादा रहती है। इससे उसका जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बाधित इससे होता है। इसी के साथ में इनके शारीरिक स्वास्थ्य होने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है वो लगातार एक स्थान पर बैठ करके ही वो बच्चा
देखता रहता है, जिससे कि वो शारीरिक गतिविधियां वो नहीं कर पाता है। जबकि बचपन में तो हम बहुत बच्चे जो होते हैं वो खेलने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। तो अगर वो शारीरिक रूप से खेलने के लिए या शारीरिक रूप से कोई गतिविधियां नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो शारीरिक विकास है वो भी बाधित होता है। और इससे बहुत सारी उसको, जैसे मोटापे जैसी जो बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, वो होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही इससे नींद में कमी और देर रात तक जागते रहने जैसी जो शारीरिक समस्याएं वो भी इससे पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा जो सामाजिक विकास है वो भी इससे बाधित होता है। जैसे हम आप जब इथिक्स जब आप पढ़ते हैं तो इथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चा होता है, तो बच्चे के जो विकास में उसमें नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है, उसको करने के लिए मुख्य रूप से 3 संस्थाएं होती हैं। एक परिवार होता है, एक समाज होता है और एक विद्यालय होता है। तो अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसका समाज में भी और उसका परिवार में भी कहीं न कहीं, और साथ ही स्कूल में भी उसका जो सोशल इंटरेक्शन है, वो बाधित हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इससे उसका जो सामाजिक विकास है और समाज में जो उसकी भूमिका है वो भी इससे बाधित होती है। और इससे कहीं न कहीं सामाजिक अलगाव, तनावपूर्ण पारिवारिक संबंध और भावनात्मक विनियमन में अक्षमता जैसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। आपने बहुत से ऐसे केसेस पढ़े होंगे, जब इंडिया में पबजी जैसा एक गेम था, वो जब अभी तो वो बैन हो गया है शायद, तो उसमें ऐसे बहुत से केसेस आए थे जहाँ पर जो किशोर जो बच्चे थे, उन्होंने अपने माँ-बाप की हत्या भी कर दी थी, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको वो गेम खेलने से मना किया था। इससे वो बहुत ही आक्रामक व्यवहार उन बच्चों में डेवलप हो गया था। तो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं वो भी पैदा हो सकती हैं। इसी के साथ में जो ऑनलाइन सुरक्षा चिंताएँ हैं, वो भी लगातार इससे बढ़ जाती हैं, क्योंकि इससे साइबर बुलिंग जैसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। जो बच्चे हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। और इसी प्रकार से कई बार वो अपनी एज से अलावा जो हानिकारक कंटेंट है, जो ऐसे कंटेंट है जो उस एज के बच्चों को नहीं देखना चाहिए, उन तक उनकी एक्सेस हो जाती है। तो इससे उनके जो सामाजिक मानसिक विकास है, उस पर भी उनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं कि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा उपयोग से बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इससे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले और एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव जो इससे पड़ सकता है कि बच्चों के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल जो स्किल है, वो डेवलप होने में कहीं न कहीं देरी होगी। अगर बच्चा सोशल मीडिया या फिर जो डिजिटल गैजेट्स हैं, उनसे वो दूर रहेगा, तो वो दूर रहने से कहीं न कहीं जो स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, वो नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा भारत में बहुत ही कम उम्र के बच्चे कोडिंग सीखते हैं ना? स्कूल में भी अभी बहुत जैसे जो फर्स्ट सेकंड क्लास से ही कंप्यूटर को एज ए सिलेबस में उन्हें ऐड किया गया है। तो वो कहीं न कहीं एक बाधित होने की संभावनाएँ हैं। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, शैक्षिक कंटेंट के माध्यम से सहयोगी शिक्षा, रुचि आधारित नेटवर्किंग, ये सब कहीं न कहीं बाधित हो सकती है। इसी के साथ में बच्चों को इंटरनेट पर असुरक्षित स्पेस की ओर भी ये धकेल सकता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा वर्तमान में 14-15 साल की उसकी एज है, और वो लगातार पहले सोशल मीडिया को वो एक्सेस कर पाता था और उसका अकाउंट था। लेकिन अब अचानक से जब उसका अकाउंट बैन हो जाएगा, है ना? इस पर प्रतिबंध लग जाएगा, तो अब वो बच्चा इतना तो सक्षम है कि उसे बहुत सी चीज़ों की जानकारी होगी, तो कहीं न कहीं वो डार्क वेब जैसे असुरक्षित स्पेस में भी वो जा सकता है, जहाँ पर उसकी और ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएँ हो सकती हैं। तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये प्रतिबंध के होने से हो सकते हैं। अब है कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही है कि जो प्रतिबंधित उपयोग है, इसको किया जाए कि जो बच्चे हैं, बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग ना करके उसका जो उपयोग मनोरंजन की बजाय उससे कुछ सीखने के लिए अगर किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे जैसे कि उनको शैक्षिक और रचनात्मक रूप से सीखने की जो स्ट्रीम है, वहाँ तक की पहुँच के लिए ना अनुमति देना। इसी प्रकार से बच्चों पर केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म्स का निर्माण करना। जैसे आप देखते होंगे कि यूट्यूब का एक यूट्यूब किड्स एक अलग प्लेटफ़ॉर्म है, और वहाँ पर जो कंटेंट है उसका एक रेगुलेशन किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो कंटेंट जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को बच्चों के लिए अलग से प्लेटफ़ॉर्म बनाए जाए, जिससे कि उसमें उसी उम्र के बच्चे और उनके लिए जो सुरक्षित कंटेंट है, उसको देखने के लिए वहाँ पर एक्सेस उन्हें मिल पाए। इसी प्रकार से सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया जाए, जैसे केरल की पुलिस के द्वारा डिजिटल डी एडिक्शन केंद्र सोशल मीडिया से की लत से बच्चों को
दूर करने के लिए उसे निःशुल्क सहायता ये प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो व्यवहारिक जो अभी विकल्प अपनाए जा रहे हैं उनसे उनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ वैकल्पिक उपाय थे। अब हम बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की। तो हमारी अगली न्यूज़ बात कर रही है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स विनिर्माण योजना की। तो ये जो विनिर्माण योजना है इसको भारत का जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा मंजूरी मिल गई है और इसमें लगभग 7,280 करोड़ रुपए की ये अनुमानित यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। लगभग 7 साल तक यहाँ पर इसकी अवधि रहेगी और इसमें 7 साल की अवधि में 2 साल की अवधि है यहाँ पर तो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ना, और बाकी जो 5 साल है उसमें जो आपूर्ति और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य रखा गया है 1 साल में लगभग 6,000 मीट्रिक टन पर एनम तक उत्पादन करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर बात की जा रही है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की। तो इसी पर हम आगे बात करते हैं और पहले देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो GS3 में जो हमारी विनिर्माण क्षेत्रक है, अर्थव्यवस्था का जो विनिर्माण क्षेत्रक है उसके लिए ये योजना कवर कर लेती है। अब हम बात करते हैं कि जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हैं ये होती क्या है। तो ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बेहतर जो है ये मैग्नेट्स होती हैं और ये दुर्लभ मृदा तत्वों से यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट से बनती हैं और उनकी ये मिश्र धातु या अलॉय से भी इनका निर्माण किया जाता है। जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं ये 17 तत्वों का एक समूह है जिसमें आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइट्स तत्व आते हैं, जिसमें 57 से और 71 के बीच के जो हमारे आवर्त सारणी के जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और साथ में स्कैंडियम और इट्रियम ये मिलाकर के टोटल 17 यहाँ पर जो दुर्लभ मृदा तत्व के अंतर्गत ये आते हैं। इनके अगर महत्वपूर्ण गुणों की बात करें तो इनकी चुंबकीय शक्ति अच्छी होती है, उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, साथ ही अन्य प्रकार के मैग्नेट्स की तुलना में इनका प्रदर्शन जो होता है वो अधिक बेहतर होता है। इनका जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिक वाहनों में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक जैसे सोलर पैनल्स को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रक, इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये योजना है इस योजना के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई है तो सबसे पहले जो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की ये योजना है और इसका जो उद्देश्य है वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स की निरंतरता और दीर्घकालिक आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। और इसमें जो भारत की आयात निर्भरता है, अभी हम जो बहुत ज्यादा आयात कर रहे हैं उस निर्भरता को यहाँ पर कम करना है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको कहा गया है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। तो यहाँ पर जो सिंटर्ड है, सिंटर जो है ये आया है सिंटरिंग प्रोसेस से। तो सिंटरिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो मैग्नेट्स हैं उसका बहुत ही उच्च तापमान और उच्च दबाव में उनको गर्म किया जाता है जिससे वो पिघलती नहीं है लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को सिंटरिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें मैग्नेट्स या चुंबकीय पदार्थों को बिना पिघलाए अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, इससे मैग्नेट्स मजबूत हो जाते हैं और उनकी चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है और ये जंग लगने से भी इन्हें अधिक सुरक्षित बनाते हैं। तो सिंटरिंग प्रोसेस जैसे ये इनिशियल प्रोसेस है, ये पाउडर के रूप में यहाँ पर चुंबक है। इनिशियल स्टेज में यहाँ पर जो सिंटरिंग प्रोसेस है उसमें इनिशियल स्टेज में यहाँ पर देखिए आप इसके जो अणु हैं उन अणुओं का आकार बदलना शुरू हुआ है। यहाँ पर ये गोल आकार में है, गोल आकार में होने की वजह से यहाँ पर जो इनका घनत्व है घनत्व कम रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे जब इनका आकार बदलता है सिंटरिंग प्रोसेस में तो ये एक इस प्रकार से हेक्सागोनल शेप से इनकी आ जाती है जिससे कि ये ऐसे जो अणु होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि वो उनका घनत्व अधिक हो जाता है। इससे उसकी जो चुंबकीय क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जंग लगने से भी अधिक सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये सिंटरिंग प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं इस योजना की कि इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि लगभग 7,280 करोड़ रुपए का यहाँ पर वित्तीय प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें से 6,450 करोड़ रुपए बिक्री आधारित प्रोत्साहन रहेगा, ये 5 वर्षों तक रहेगा, और 750 करोड़ संयंत्र फैसिलिटी की स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी रहेगी और ये 2 वर्ष के लिए रहेगी। उद्देश्य इसका वही कि 6,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के निर्माण की क्षमता स्थापित करना,
लाभार्थियों को विनिर्माण की क्षमता का कैसे आवंटन किया जाएगा, तो यहाँ पर है कि जो 6000 मीट्रिक टन क्षमता है, इसकी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाई जाएगी और इसमें से 5 लाभार्थियों को चुना जाएगा और उन 5 लाभार्थियों प्रत्येक को 1200 मीट्रिक टन पर एनम की विनिर्माण क्षमता यहाँ पर आवंटित की जाएगी। तो कुल जो है वो 1201 को की जाएगी, टोटल 5 है तो 6000 मीट्रिक टन पर एनम यहाँ पर कुल आवंटित क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ पर एंड टू एंड विनिर्माण एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना प्रयास करती है, जिसमें जो पूरी उत्पादन श्रृंखला है उसके सभी चरणों में ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसे रेयर अर्थ ऑक्साइड का ये इनकी प्राप्ति, इनसे फिर धातुओं का निर्माण, इन धातुओं से मिश्र धातुओं का निर्माण और फिर मिश्र धातुओं से जो रेयर अर्थ स्थायी मैग्नेट्स हैं उसका निर्माण, इन सभी चरणों में ये सहायता करेगी। जो योजना की जो अवधि है 2 वर्ष में फैसिलिटी स्थापित करने के लिए दी जाएगी और जो 5 वर्ष है उसमें बिक्री आधारित आर्थिक प्रोत्साहन इन्हें दिया जाएगा। तो ये हमारी योजना हो गई। अब हमारी अगली न्यूज पर हम आते हैं। हमारी अगली न्यूज बात कर रही है ऑनलाइन कंटेंट के विनियमन को लेकर के। तो अभी जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक, अगर आपने पिछले 4-5 महीने में जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह से जो कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, तो उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपमानजनक ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करने की यहाँ पर आवश्यकता है और यहाँ पर जो उपयोगकर्ता द्वारा सृजित कंटेंट यानी कि यूजर जनरेटेड कंटेंट है उसके प्रभावी विनियमन की यहाँ पर बात की गई है और ऑनलाइन कंटेंट के लिए जवाबदेही सुनिश्चित यहाँ पर करने की बात की गई कि जो यूजर है यानी कि जो उस कंटेंट को जनरेट कर रहा है, उसे वो बना रहा है, उसकी जो जवाबदेही वहां पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो GS2 का जो टॉपिक है, GS2 में जो मौलिक अधिकार या संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में भी जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है उसके तहत ही कंटेंट जनरेशन भी आता है और उसके रेगुलेशन को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। आज से 5-7 साल पहले जब तक सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं हुआ था, तब फिल्मों को लेकर के ये बहस चलती थी कि फिल्मों में जो कंटेंट दिखाया जाता है या फिल्मों में जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, क्या उनके ऊपर रेगुलेशन लगाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अब जो है ये बात हट करके अब सोशल मीडिया पर आ गई है। अब हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या मुख्य चिंताएं यहाँ पर बताई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चिंता है वो है कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो बहुत ही तेजी से वायरल होता है और उसका जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो पहुंच है वो बहुत ज्यादा लोगों तक होती है, जिससे जिससे क्या होता है कि जो जवाबदेही वाले कार्य होते हैं, टेक डाउन वाले जो कार्य होते हैं वो अधिक सक्रिय हो जाते हैं और इससे जो है लोगों की प्रतिष्ठा या सुरक्षा है उसको नुकसान यहाँ पर पहुंच जाता है। अर्थात कि ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है या सोशल मीडिया कंटेंट है वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है और इसके खिलाफ जो टेक डाउन वाले जो तंत्र हैं वो जब सक्रिय होते हैं तब तक वो कंटेंट बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुका होता है। तो इससे जो लॉस होना चाहिए था उस संबंधित संस्थान या संबंधित प्रतिष्ठान को या संबंधित व्यक्ति को, तो वो नुकसान तब तक हो चुका होता है। इसी के साथ में जो कंटेंट है वो वयस्क लोगों के लिए है, तो यहाँ पर केवल वयस्क लोगों के लिए जैसी एक पंक्ति की चेतावनी नाबालिगों को अश्लील कंटेंट तक पहुंचाने में यहाँ पर असमर्थ रही है। तो जो स्टार्टिंग में जो मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर डाल दी जाए कि ये कंटेंट सिर्फ वयस्क लोगों के लिए है, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित होगा कि जो उसको देखने वाला जो बच्चा है वो वयस्क है या नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। साथ ही उपयोगकर्ता सृजित चैनलों पर नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर जैसे यूट्यूब अकाउंट है ना, इसी प्रकार से जो एक्स है, एक्स पर अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, तो उसको लेकर के यहाँ पर कहीं पर भी जो उपयोगकर्ता सृजित चैनल है उन पर कोई नियंत्रण यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं वो बिना किसी ऑनलाइन चैनल द्वारा ये संचालित हो रही हैं, इससे बिना सत्यापन वाले और उकसावे वाले कंटेंट बिना रोक टोक के यहाँ पर प्रसारित लगातार होते रहते हैं। इसी प्रकार से दुष्प्रचार भी एक महत्वपूर्ण चिंता है कि असहमति, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असहमति लोकतंत्र का आधार है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तब समस्या बन जाते हैं जब भ्रामक जानकारी या दुष्प्रचार का उपयोग घृणा भड़काने, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने, सामाजिक असहमति उत्पन्न करने के लिए किया जाए। जैसा आपने देखा होगा कि जब
भारत और पाकिस्तान के बीच में जब एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी, भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी भ्रामक जानकारियां पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई थी। तो इससे क्या होता है कि जो दुष्प्रचार है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि एक नए दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाना चाहिए, और इसमें जो भी लोग इसमें इसके हितधारक हैं उन सभी लोगों के साथ यहाँ पर परामर्श लिया जाना चाहिए, जिसमें जो यूजर बेस्ड कंटेंट डेवलपर हैं वो ओटीटी समाचार और क्यूरेटेड कंटेंट जो बनाते हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। साथ ही स्वायत्त शासी जो विनियामक है उसकी स्थापना की जाए। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित करने का सुझाव दिया है जो कि ऑनलाइन कंटेंट को विनियमित करेगा और मौजूदा जो सेल्फ रेगुलेशन मॉडल्स है उसकी वो जगह लेगा, क्योंकि अभी जो रेगुलेशन है वो सेल्फ रेगुलेशन है। यूट्यूब का की कुछ गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप आप कर सकते हैं, लेकिन जो फेसबुक है, फेसबुक पर इस प्रकार की कोई कठोर गाइडलाइंस नहीं है। एक्स है, एक्स पर तो कुछ भी डाल सकते हैं, वहां तो किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन है ही नहीं। तो ऐसी कुछ जो सेल्फ रेगुलेशन मॉडल्स अभी चल रहे हैं उसके स्थान पर भारत के द्वारा खुद अपना एक स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना की जाए, जिससे कि जो रेगुलेशन है और बेहतर यहां पर किया जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए, है ना, जो इस प्रकार के सोशल मीडिया कंटेंट या ऑनलाइन कंटेंट है उस पर वो अपनी समिति सुझाव देंगे। इसमें विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए, न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही जो आयु सत्यापन प्रणाली है जो हम बात कर रहे हैं 18 वर्ष से अधिक या कम वर्ग के लिए, तो यहाँ पर आधार नंबर या पैन नंबर से उसे सत्यापित करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसे सिर्फ अंक की चेतावनियां कि भाई ये सिर्फ वयस्कों के लिए कंटेंट है, इस प्रकार की चेतावनियों पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमें अब उसे जो एज बेस्ड जो सत्यापन है वो किया जाना चाहिए, और उसके लिए आधार या पैन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, तो जैसे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाते समय डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ को गलत भी डाला जा सकता है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर आधार जो है आधार कार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि जो आयु का सत्यापन किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एक नया ट्रेंड देखा गया है सोशल मीडिया पर, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो अभी लोगों के द्वारा जो गूगल का जेमिनी है उसका जब नया जो अपग्रेडेड वर्जन आया है, नैनो बनाना का जो लेटेस्ट वर्जन है, उसमें लोग अपनी खुद की इमेज लगा करके और गलत जानकारी भर करके अपना आधार कार्ड और अपना जो पैन कार्ड है वो भी वो जनरेट करा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर बात की गई है कि आधार और पैन कार्ड द्वारा सत्यापन, तो वो भी कितना प्रभावी हो पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो एआई है, एआई के माध्यम से आधार कार्ड और पैन कार्ड तक लोग बाग जनरेट करा पा रहे हैं वो, तो उस पर भी कुछ ना कुछ रेगुलेशन हमें लाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से एआई के साथ में जोड़ करके इन सबको देखना होगा, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य अभी लग रहा है। इसी के साथ में ऑनलाइन कंटेंट विनियमन हेतु जो वर्तमान में भारत में जो कानूनी तंत्र है वो क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर 2000 का एक्ट है, आईटी एक्ट जो हमारा है, और साथ में ही जो 2021 में नियमावली लाई गई थी वो है। तो यहाँ पर अगर कोई कंटेंट ऐसा है जिससे किसी को आपत्ति है या फिर कोई कंटेंट ऐसा है जो गैर कानूनी है, तो वो समयबद्ध तरीके से उसे हटाने की वहां पर वो दिशा निर्देश दे सकते हैं। और जो सोशल मीडिया संस्थाएं या मध्यवर्ती या इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है वो इन्हें वो हटा देंगी। एक सरकार द्वारा सहयोग पोर्टल भी स्थापित बनाया गया है ना, तो जो सहयोग पोर्टल है ये भी यही कार्य करता है, और ये जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको कंटेंट हटाने के लिए यहाँ पर ही मदद करता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक्स का जो एक्स प्लेटफॉर्म है उसका केस भी चल रहा था, तो जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो सहयोग पोर्टल के संदर्भ में की पक्ष में दिया है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं कि एआई से सृजित कंटेंट अपलोड करने के लिए पहले स्पष्ट रूप से लेबल लगा होना चाहिए और इसे मध्यवर्तियों द्वारा सत्यापित करना चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि जो इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम पर अब एआई जनरेटेड कंटेंट्स के लिए अलग से एक आपको एक टैब दिखाई देता है। इसी प्रकार से जो भारत न्याय संहिता है 2023, उसमें भी बात की गई है कि ऑनलाइन अगर मानहानि, अश्लीलता,
देशद्रोह जैसे कोई कृत्य करता है या हिंसा को उकसाने का प्रयास करता है तो ये भी अपराध होंगे। इसी प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो सेल्फ रेगुलेशन कोड है वो भी यहाँ पर है। तो इसमें जो OTT सेवा प्रदाता हैं जैसे नेटफ्लिक्स है, G5 है, हॉटस्टार है, तो ये सभी अपने खुद के आंतरिक स्तर पर ये दिशा निर्देश रखते हैं। इनकी रेटिंग प्रणाली और कंटेंट संशोधन की प्रक्रियाएं इस पर सुनिश्चित की जाती है, लेकिन ये बहुत ही प्रभावी नहीं है। साथ ही न्यायपालिका से भी राहत मिलती है। जो पीड़ित व्यक्ति है वो हानि होने के बाद क्षतिपूर्ति की मांग के लिए पोस्ट को रोकने के लिए आदेश जारी करवा सकता है और आपराधिक कार्रवाई है उसके चलाने की मांग न्यायपालिका से पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो है इस न्यूज़ के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से कवर कर लिया है। हमारी अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। हमारी अगली न्यूज़ बात करती है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के सिद्धांतों को लेकर के। तो अभी हाल ही में एक नई शोध आया है, तो उसमें पतन के कारणों को सुलझाने का यहाँ पर दावा किया गया है। तो ये कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक बड़ी विनाशकारी घटना के कारण नहीं हुआ था, जबकि बहुत सारे कारणों की वजह से इसका पतन हुआ था, ऐसा इस शोध में कहा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ देखो तो हमारा GS1 में जो प्राचीन भारत है उसके अंतर्गत ये कवर होता है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो नगर योजना है वो UPSC का काफी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, उस पर 2-3 बार मेंस में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इस अध्ययन ने प्रमुख निष्कर्ष क्या निकाले हैं? तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सूखे का प्रभाव देखा गया था, कि सामान्य धारणा यह थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक विनाशकारी घटना के कारण हुआ है, लेकिन ये कई दशकों तक जारी रहे सूखे के कारण ये दीर्घकालिक घटनाओं का ये परिणाम था। 2425 से लेकर के और 1400 ईसा पूर्व के बीच लगभग 85 वर्षों के 4 बड़े भीषण सूखे पड़े थे, जिससे कि ये पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो ये काफी लंबे समय तक जब सूखा पड़ा तो वहां पर जो सभ्यता थी वो उसका विनाश हुआ। साथ ही संसाधनों की कमी हुई, जब सूखा पड़ा तो इससे जल चक्रों में परिवर्तन हो गया। साथ ही नदियों, झीलों और मृदा में जल की कमी हो गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हड़प्पा वासी हैं उनका जीवन की अनुकूल दशाओं के खोज में वो बार बार जगह बदलने के लिए मजबूर हुए, और वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां से अलग हट करके उन्होंने अपनी जो दूसरी नदियां थी उनके पास में उन्होंने अपना जो जो अपने घर बनाए। साथ ही यहाँ पर व्यापार में गिरावट की बात की गई है कि जब नदी जल स्तर कम हो गया तो जो नदी के मार्ग से होने वाला जो व्यापार था वो बाधित हुआ। कृषि कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो गया और इसकी वजह से जो आबादी को पलायन करना पड़ा। अन्य कारकों में खाद्य आपूर्ति में कमी है, क्योंकि जब कृषि नहीं होगी तो खाद्य आपूर्ति कैसे होगी। शासकीय संरचना कमजोर हो गई, क्योंकि जब व्यापार नहीं होगा तो शासकीय संरचना के पास में क्या बोलते हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा, तो शासकीय व्यवस्था कमजोर हो गई, है ना। तो इन सब कारकों की वजह से जो सिंधु घाटी का सभ्यता है उसकी प्रक्रिया तेज हुई, उसका जो है पतन हुआ। तो मुख्य रूप से जो सूखा पड़ा था 85 वर्ष का लगभग 4 बार सूखा पड़ा ऐसा, तो उस सूखे की वजह से कहीं ना कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो लगातार परिणाम बनते हुए रहे। सूखे की वजह से नदियों में जल सूख गया तो व्यापार नहीं हो पाया, कृषि उससे बाधित हुई तो खाद्य आपूर्ति भी बाधित हुई, शासकीय संरचना कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, तो जो आबादी है वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर गए, और इसकी वजह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हो गया। तो ये मुख्य इस अध्ययन में बात की गई है। अब इसके अलावा और कौन कौन से सिद्धांत है जो कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के कारण वो रहे थे। तो सबसे पहले है यहाँ पर रेक सिद्धांत, जो कहता है कि विनाशकारी बाढ़ के कारण ऐसा हुआ था, है ना। तो इसका जो कारण, इसमें साक्ष्य क्या मिले थे कि जो मोहनजोदड़ो के मकान थे वहां पर कुछ ऐसे मकान थे जहां पर कीचड़ युक्त मिट्टी की कई परतें वहां पर बनी हुई थी। तो और जो ये परतें बनी हुई थी ये ऐसा माना गया कि बाढ़ के कारण से ऐसी परतें बनी है। साथ ही भूकंप के कारण पतन का भी बात कही गई है। तो यहाँ पर बात की गई भूकंप के कारण जो बाढ़कृत मैदान थे उनका स्तर ऊपर उठ गया, जिससे कि जो नदी का जल है वो समुद्र की ओर, उसका जो प्रवाह मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया और शहरों में पानी भरने लगा, जिसकी वजह से बाढ़ आई और उसकी वजह से फिर जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। साथ ही नदियों के मार्ग में परिवर्तन की बात की गई।
तो सिंधु नदी मोहनजोदड़ो नगर से लगभग 30 मील दूर जब ये खिसक गई तो इस मोहनजोदड़ो नगर का पतन हो गया और फिर इससे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि इस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये मुख्य नगर थे, जब किसी एक नगर का पतन हुआ तो फिर इस सभ्यता का भी पतन हो गया। इसी के साथ में राजस्थान में घग्गर हकरा जो नदी है उसमें सूखा हुआ और उसकी वजह से भी जो ये नगर थे उनका भी पतन हो गया। साथ में बर्बर आक्रमण का भी एक कारण बताया जाता है, जिसमें ऋग्वेद में हरि यूपिया नामक स्थल यानी कि हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, जहां पर कहा जाता है कि आर्यों ने वो युद्ध लड़ा था। तो ये भी एक सिद्धांत है। साथ में पारिस्थितिकी असंतुलन यानी कि क्रमिक पतन का भी सिद्धांत, जो कि एक सबसे ज्यादा माना जाने वाला यानी कि सबसे ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत है। तो इन्होंने कहा था कि जहां पर जो इतिहासकार थे फेयर सर्विस, उन्होंने कहा था कि अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ने लगा, जिससे कि जनसंख्या और उसका कारण क्या था कि जनसंख्या बढ़ रही थी लगातार, जबकि जो संसाधन थे वो सीमित थे और वो तेजी से घटने लगे, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन इसका एक कारण बना था, ऐसा डीपी अग्रवाल ने भी कहा है। तो ये सबसे ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत था। और जो जो सूखा पड़ने की जो घटना है वो भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही एक हम रूप मान सकते हैं। अब जैसा कि हम वर्तमान में भी देख रहे हैं कि सूखा पड़ने से जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा पड़ने जैसी जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न यूपीएससी में अभी तक तो नहीं पूछा गया है। मुख्य रूप से अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उसके लिए आपको इसको जरूर तैयार करना चाहिए। अब प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कर रहे हैं। तो वहां पर ये जो सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं इनको स्टेटमेंट बना करके यूपीएससी प्रश्न पूछ सकती है प्रारंभिक परीक्षा में। तो चलिए हमारी जो संक्षिप्त सुर्खियां हैं इसको हम बात कर लेते हैं। तो संक्षिप्त सुर्खियों में सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 240 की। तो जो अनुच्छेद 240 है ये केंद्र सरकार का जो यूटीज है, यूटीज पर अधिक नियंत्रण वो बढ़ा देता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो लोकसभा है, लोकसभा का जो बुलेटिन प्रकाशित होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो आगामी सत्र आने वाला है, अभी जो शीतकालीन सत्र आने वाला है उसमें क्या क्या मुख्य बिल पेश किए जाएंगे सरकार की ओर से। तो उसी में कहा गया था कि जो चंडीगढ़ की को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाने के लिए संविधान संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने ये स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी यहाँ पर जो विधेयक है वो नहीं लाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो चंडीगढ़ में जो शासन है वो एक स्वतंत्र प्रशासक के रूप में होता है और वर्तमान में पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक वो होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो है कि इनके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण यहाँ पर कम रहता है। लेकिन अनुच्छेद 240 के अंतर्गत तो ये राष्ट्रपति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव सहित कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां की शांति, प्रगति व प्रभावी शासन के लिए नियम बनाने की शक्ति ये प्रदान करता है। अर्थात जो केंद्र का नियंत्रण है वो ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये चिंता जताई जा रही थी कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पर केंद्र का नियंत्रण बढ़ सकता है। तो इसको लेकर के यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि ऐसा अभी करने की कोई जो है प्लान सरकार का नहीं है। अगली न्यूज है वो यूरेनियम 238 को लेकर के है। तो यूरेनियम 238 है ये एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों में इसके यूरेनियम के अलग अलग समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यही उसका जो प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम पाया जाता है वो यूरेनियम 238 ही होता है। तो अभी हाल ही में पाया गया है कि बिहार में जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके स्तन के दूध में यूरेनियम 238 की उपस्थिति काफी ज्यादा है। और यूरेनियम 238 जो है वो जैसा बताया मैंने आपको कि यूरेनियम का सबसे ज्यादा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला समस्थानिक है। प्राकृतिक यूरेनियम में इसका हिस्सा लगभग 99.3% होता है और ये मृदा में, चट्टानों, भूजल में, प्राकृतिक परिस्थितियों में ये पेयजल में भी पाया जाता है। ये जो है इसकी विषाक्तता अधिक प्रभावित करती है। ये रेडियोधर्मिता इसकी कम नुकसानदायक है, इसकी जो विषाक्तता है वो अधिक नुकसान करती है, क्योंकि ये भारी धातुओं के रूप में रासायनिक विषाक्तता उत्पन्न कर सकता है जिससे कि किडनी खराब होने या गुर्दे खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी सुरक्षित सीमा जो है वो WHO द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर ये निर्धारित की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। अब हम अगली न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज हमारी बात कर रही है अनुच्छेद 351 को लेकर के, और ये भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अनुच्छेद 51 है
उसको लेकर के ये बात कर रही है। तो इसको लेकर के ये चिंता जताई जा रही है कि अनुच्छेद 51 का जो उपयोग है, वो बहुत से देश अपनी जो वो आपस में जो युद्ध कर रहे हैं या किसी दूसरे देश पर वो आक्रमण कर रहे हैं, इसको सत्यापित करने के लिए और उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए वो इस अनुच्छेद का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये यूक्रेन युद्ध में रूस द्वारा और गाजा संघर्ष में इजराइल देश द्वारा अपने आक्रमण को उचित ठहराने के लिए आत्मरक्षा का सहारा लिया था, और जो आत्मरक्षा को जो प्रावधान किया गया है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 51 में ये किया गया है। अब अनुच्छेद 51 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51 जो कहता है, अनुच्छेद 51 से पहले अनुच्छेद 2 को हम समझ लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 ये कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के जो देश हैं वो बल प्रयोग की धमकी या व्यवहार में लाने से रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, यानी कि वो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। बल प्रयोग ना तो धमकी के लिए ना व्यवहार में वो उसका उपयोग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। लेकिन अनुच्छेद 2 का एक अपवाद है, अनुच्छेद 51। ये आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। ये कहता है कि अगर अगर आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग किया जाए तो उसको ये स्वीकार्यता देता है। इसकी दो व्याख्याएं की गई हैं अनुच्छेद 51 की। पहला है प्रतिबंधात्मक, यानी कि जब सशस्त्र हमला हो चुका है उसके बाद आत्मरक्षा करना, और दूसरा है कि आत्मरक्षा सशस्त्र हमले के आसन्न खतरे, यानी कि खतरा होने वाला है उससे प्रतिक्रिया देना। अर्थात ये तो सही है कि जब सशस्त्र हमला हो ही गया है तो उसके बाद में आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग करना, लेकिन जो इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है उसके तहत में कि अगर जो खतरा है, सशस्त्र हमले का खतरा भी है, तो उस खतरे की प्रतिक्रिया स्वरूप भी बल प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो इसी के दुरुपयोग की चिंता जताई गई है। अगली न्यूज की हम बात करें तो हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया है ना। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है, संविधान निर्मित हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया था या फिर इसे प्रभावी बनाया था। अब संविधान को नम्य या फिर रेजिलेंट बनाने के कारक यहाँ पर कुछ बताए गए हैं कि कैसे हमारा जो संविधान है वो अधिक लचीला है या फिर अधिक रेजिलियंट है, समय के साथ में वो अपने आप को बदल सकता है। तो सबसे पहले जो अधिकार है, अधिकार के तहत ऐसा किया गया है कि जो प्राचीन समय में जो मौजूद असमानताएं थी उनको दूर करने के लिए समूह विभेद या फिर सकारात्मक अधिकार या सकारात्मक भेदभाव के अधिकार यहाँ दिए गए हैं, जैसे आरक्षण का जो अधिकार है वो। इसी प्रकार से अनुच्छेद 15, 2, 17, 23 जैसे जो असमानता संबंधी अग्र सक्रिय उपाय भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, जो कि लोगों और सरकार द्वारा दोनों के द्वारा जो भेदभाव है उसको ये रोकता है। बहुत सी ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो हमारे संविधान को अधिक लचीला बनाती हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय है, चुनाव आयोग है, CAG है, विधायिका, और ये कार्यपालिका पर ये नियंत्रण रखते हैं। निरंतर विकास को हम देखते हैं कि विधायिका में महिलाओं को जैसे 1/3 आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से जो संविधान है हमारा लगातार वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है, इसीलिए भारत का जो संविधान है वो एक अधिक लचीला संविधान उसे कहा गया है, और आवश्यकता पड़ने पर यह कठोर भी हो सकता है। ऐसे भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। वो आप जब अपना स्टैटिक जब टॉपिक तैयार करेंगे तो आप इसमें जो कौन कौन से प्रावधान हैं जो इसको अधिक लचीला बनाते हैं और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो इसको रिजिड बनाते हैं, इसको आपको अध्ययन करना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के घोषणाएं की गई हैं। तो 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उनका आयोजन भारत में किया जाएगा, और जो 2030 है वो 100वां शताब्दी वर्ष होने जा रहा है, क्योंकि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, और 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की गई थी, जिसमें भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े आरोप लगे थे, और उसे पूरा एक कॉमनवेल्थ घोटाले का नाम भी दिया जाता है। दिल्ली में ये हुआ था, और 2030 में जो होने जा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स वो अहमदाबाद में होने जा रहा है। इसे सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम इसे दिया गया है। अगर हम राष्ट्रमंडल की बात करें तो 1926 में इंपीरियल कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें ब्रिटेन और उसके जो डोमिनियन राज्य हैं वो इसमें शामिल थे। लेकिन जब 1949 के आसपास जब विऔपनिवेशीकरण की बातें चली लगी, और विऔपनिवेशीकरण को ब्रिटेन ने भी मान्यता दी और उसने बहुत से अपने उपनिवेशों को आजाद किया, तब आधुनिक राष्ट्रमंडल से का इसे नाम दिया गया, और यहाँ पर गणराज्य और अन्य देश भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसा कहा गया। पहले सिर्फ जो ब्रिटेन के डोमिनियंस हैं वही इसके सदस्य बन सकते थे, लेकिन
1949 की जो घोषणा है उसने इसे आधुनिक स्वरूप इसे प्रदान किया। वर्तमान में कुल 56 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो ये हमारा राष्ट्रमंडल खेल हो गया। अब अगली न्यूज पर हम आते हैं। तो अगली न्यूज है हमारी विक्रम 1। तो विक्रम 1 है, जो विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र का ये रॉकेट या प्रक्षेपण यान ये है। और प्रधानमंत्री जी द्वारा इनका जो है अनावरण किया गया है। इसका विकास किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, इस कंपनी ने इसको शुरू किया है, मतलब इसका निर्माण किया है। इसका जो उद्देश्य है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट्स और जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें प्रक्षेपित करना, उपग्रह प्रक्षेपित करना इसका उद्देश्य। साथ ही लघु ग्रहों और राइड शेयर मिशनों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। राइड शेयर मिशनों का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि टोटली 10 उपग्रह ले जा सकता है, लेकिन भारत जो है वो 5 उपग्रह है, जबकि 5 उपग्रह वो किसी और दूसरे देश के भी वो ले जा सकता है, तो उसको राइड शेयर मिशन कहा जाता है। इसकी पेलोड क्षमता की बात करें तो 350 किलोग्राम ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में और 260 किलोग्राम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये प्रक्षेपित कर सकता है। इसमें जो प्रणोदन है वो 4 चरणीय रॉकेट है ये, जिसमें से शुरुआत के जो 3 चरण है वो ठोस ईंधन बूस्टर का उपयोग करते हैं, जबकि जो अंतिम चरण है वो द्रव प्रणोदक का वो उपयोग करता है। और वहां पर रमन इंजन का उपयोग किया गया है। रमन इंजन का को भी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा ही डेवलप किया गया है और सीवी रमन के नाम पर यहाँ पर रमन इंजन इसका नाम रखा गया है। और जो विक्रम 1 है, विक्रम 1 जो विक्रम साराभाई थे उनके नाम पर विक्रम इसको नाम दिया गया है। इसकी संरचना की बात करें तो ये रॉकेट पूरी तरीके से कार्बन फाइबर से बना हुआ है और ये 3D प्रिंटेड इंजन यहाँ पर बनाया गया है, जिससे कि रॉकेट ये अधिक हल्का है और ये अधिक बेहतर इसका डिजाइन बनाया गया है। तो ये विक्रम 1 इंजन है, 1 रॉकेट है, जो कि कहीं ना कहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को ही दर्शाता है कि भारत की इसरो के साथ साथ में जो निजी स्टार्टअप्स हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो भी अच्छे अधिक बेहतर काम वो कर रहे हैं। अब हमारी अगली न्यूज पर हम आते हैं। तो ये है उमरिया झील को लेकर के। तो उमरिया झील जो है वो ईरान की एक झील है और ये भीषण सूखे के से ये गुजर रही है। तो वहां पर क्लाउड सीडिंग के द्वारा वहां पर क्लाउड सीडिंग करने का प्रयास किया गया है। तो उमरिया झील की अगर हम बात करें तो ये ईरान के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है और ये जरीनह और सिमीनह नदियों से जल प्राप्त करती है। इसका अगर हम बात करें कि यहाँ पर ह्रास क्यों हुआ है, इस झील में पानी की कमी क्यों आई है, तो बांध निर्माण के कारण, सिंचाई में जल की उपयोग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जो मूल जल की मात्रा है वो 90% से अधिक वो नष्ट हो गया है। पर्यावरणीय प्रभाव की अगर बात करें तो इसका, क्योंकि झील का जो नितल है वहां से क्योंकि लगातार जब वाष्पीकरण होता है तो जो लवण है, लवण नीचे बैठता जाता है। तो अगर वो लवण अब वो कहीं ना कहीं सतह पर दिखाई देता है, जिससे कि जो वो लवण है वो हवा में घुल गया है। तो ये जो लवणीय धूल एक स्वास्थ्य का खतरा बनती है। साथ ही उससे अगर लवणीय धूल अगर आसपास के क्षेत्रों में जाती है तो वो मृदा की जो उर्वरता है उसको भी वो कम कर सकता है। तो ये कुछ उसके प्रभाव है। साथ ही संरक्षण की स्थिति की अगर हम बात करें तो ये रामसर स्थल और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में ये संरक्षित क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं हमारी सुर्खियों में रहे स्थल की। तो आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है स्लोवेनिया और उसकी राजधानी है लुब्लियाना, है ना। लुब्लियाना ये स्लोवेनिया की राजधानी है और अभी भारत और स्लोवेनिया के बीच में जो व्यापार है, व्यापार की द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी वहां पर हुई है। तो ये स्लोवेनिया है, ये उसकी राजधानी लुब्लियाना है। अब हम बात करें तो ये एक तो मध्य यूरोप में स्थित है। इसका जो समुद्री तट सीमा है वो एड्रियाटिक सी से लगती है। इसके अगर हम पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो स्लोवेनिया का पड़ोसी देश इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है। तो ये यहाँ इसके पड़ोसी देश हैं और ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। 2004 से ये यूरोपीय संघ का सदस्य बना हुआ है। अब हम इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसमें कुल 4 प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। अल्पाइन क्षेत्र, कास्ट क्षेत्र, उपजाऊ सब पेनोनिया क्षेत्र और वहाँ का जो तटीय क्षेत्र है वो। मुख्य नदियों की बात करें तो यहाँ पर मूरा, ड्रावा, सावा ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। और यहाँ ये जो नदियां हैं इसकी सावा और ड्रावा ये यूरोप की जो महत्वपूर्ण नदी है, एक डेन्यूब नदी, उसकी ये सहायक नदियां भी हैं। और यहाँ की जो जलवायु है वो मुख्यतः समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु ये है।
तो आज की जो हमारी मुख्य खबरें थी उसको हमने विस्तार से कवर कर लिया। साथ ही हमने जो संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं उसको समझा है, सुर्खियों में रहे स्थल को समझा है, इनसे जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यूज़ को भी हमने देखा है। तो आशा है आपको ये वीकली राउंड अप का सेशन अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से हम और भी सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और विजन आईएएस से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।